सिंह सैनी ने नारनौल में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय नमो कमल का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जिले के विधायक, पूर्व मंत्री और पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आईटीआई मैदान स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वो बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित हवन यज्ञ में आहुति डालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हवन के उपरांत उन्होंने पार्टी ध्वज का ध्वजारोहण किया और फीता काटकर नमो कमल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा आज चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नारनौल में नमो कमल कार्यालय के उद्घाटन से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ताओं को एक सशक्त मंच मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यालय के उद्घाटन पर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि संगठन की मजबूती ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। आज बहुत खुशी का दिन है। नारनौल पधारे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी नई प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी भी आई हैं उनके साथ, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है आज के दिन। और आज के हम बहुत खुश हैं कि आई थिंक कुछ आखिरी ही ज़िले थे जहाँ भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं था, तो आज के दिन बहुत खुशी की बात है कि हमारे ज़िले में भी एक बहुत ही बढ़िया अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक भवन का निर्माण हो चुका है। जैसे कि मैम आप दक्षिण हरियाणा को एक से नए तोहफा देने लग रहे हैं, आने वाले समय के अंदर कोशिश रहेगी जी, दक्षिण हरियाणा नहीं पूरे हरियाणा को। दक्षिण हरियाणा में फोकस हमेशा, क्योंकि मैं यहीं की बेटी हूँ, तो फोकस हमेशा थोड़ा ज़्यादा है, मगर मेरा पूरा फोकस हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में है, और वो कोई भी ज़िला हो उसमें हम कार्य करने में आगे प्रगतिशील हैं। और अब खबर रोहतक से है, जहां शहर की दिल्ली बाईपास के नजदीक ओमैक्स सिटी में एक व्यक्ति का अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल व्यक्ति की कमर में गोली लग गई, जिसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घायल की पहचान 48 वर्षीय लवलेश उर्फ पप्पू पंडित, फाइनेंसर, निवासी गांव डीघल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि लवलेश ओमैक्स सिटी में 4 मंजिला मकान का निर्माण करवा रहा था। जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे के बाद लवलेश सड़क में टहल रहा था। इसी दौरान पैदल आए 2 युवकों ने उस पर अचानक से फायरिंग कर दी। एक गोली उसकी कमर में जा लगी। गोली लगने के बाद लवलेश जान बचाने के लिए मौके से भागा और फोन पर परिजनों को इसकी सूचना दी और मदद के लिए बुलाया। इसके बाद वो अपने घर पहुंचा, कार की चाबी ली, खुद ही निजी अस्पताल पहुंच गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ओमैक्स सिटी में फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी तत्काल मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हुआ है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायल के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में हमले के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह। शेर सिंह जी, क्या हुआ था आज? कुछ ना, वो अंकल जी इधर से भागते हुए चले आ रहे थे ना, कह रहे गोली मार दी जी। अच्छा, कितने थे वो? वो तो अंकल जो अकेले थे इधर से भागते चले आ रहे, वो नहीं देखे जी, जो मारने वाले नहीं देखे जी। अच्छा, हाँ जी, गोली लग रही थी उनको? हाँ जी, तो अकेले? मैं वहाँ पे भी देख के, उनके घर पे भी देख के आया था जी। अच्छा, क्या कह रहे थे? गोली लगी थी उनके पीठ कहाँ पे लगी है? पीठ पे, कंधे के यहाँ। क्या गोली लग रही थी? एक गोली? हाँ जी, यहाँ आसपास चली है क्या गोली? अब इतना तो पता नहीं, इधर से पार्क के इधर से भागते हुए चले आ रहे थे वो जी। अच्छा, हाँ जी, तो टेलीफोन पे बात कर रहे थे वो? हाँ, टेलीफोन में बात कर रहे थे किसी से, मेरे गोली लग गई है, भाग के आओ जल्दी। और उन्होंने अपने घर से चाबी मांगी गाड़ी से, तत्काल वो गए उधर। क्या नाम था पता है? उनका नाम तो नहीं पता नहीं।
और अब खबर यमुनानगर से है, जहां छछरौली में ट्यूबवेल कनेक्शन की समस्या को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ग्रुप के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बावजूद विभाग की लापरवाही के चलते उनके खेतों तक बिजली सुविधा नहीं पहुंच पाई है। प्रदर्शन के दौरान किसानों और बिजली निगम अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ग्रुप के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर यहां पहुंच गए। किसानों का कहना था कि ट्यूबवेल कनेक्शन स्वीकृत होने के बावजूद विभाग की सुस्ती और लापरवाही के कारण पोल नहीं लगाए गए, जिससे कनेक्शन जारी नहीं हो सका। इसके सीधा असर खेती और सिंचाई कार्यों पर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों से जवाब भी मांगा। किसानों का कहना था कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्हें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। किसानों के प्रदर्शन के बाद बिजली निगम के अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना। एसडीओ पुष्पेंद्र ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और माना कि विभागीय स्तर पर देरी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज से ही संबंधित ट्यूबवेलों के लिए पोल लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और 10 जून तक सभी लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। वहीं किसान नेता मान सिंह ने कहा कि यदि बिजली विभाग समय रहते किसानों की समस्याओं का समाधान करता तो उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा के भीतर कनेक्शन जारी नहीं किए गए तो किसान आंदोलन को और तेज करने पर मजबूर होंगे। फिलहाल किसानों और बिजली विभाग के बीच सहमति बनने के बाद मामला शांत हो गया है, लेकिन अब सभी की नजरें 10 जून की समय सीमा पर टिकी हैं। देखना होगा कि विभाग अपने वादे पर कितना खरा उतरता है। 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे और आज ही पोल लग जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 10 तारीख तक आपके कनेक्शन हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी मेरी। ठीक है ना जी। किसानों का कहना है कि लंबे समय से पेंडिंग है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या थोड़ा विभागी काम में थोड़ी देरी हुई है। मैं अभी नया हूँ, आप जानते होंगे। मैं अभी मेरे 1 महीने पहले पोस्टिंग हुई है, फर्स्ट पोस्टिंग यही है, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है क्या क्या कारण है, मगर मैं कोशिश करूंगा जल्दी करवाने की कोशिश। और अगली खबर पलवल से है, जहां हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 12 स्थित ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में निर्मित आधुनिक एक्सपीरियंशियल टॉयलेट का उद्घाटन किया। तो ये एक्सपीरियंशियल टॉयलेट का उद्घाटन किया गया। ये परियोजना भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त वित्तीय सहयोग से लगभग 30 लाख रुपए की लागत से विकसित की गई है। इस दौरान मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ये आधुनिक सार्वजनिक शौचालय परिसर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश अनुसार और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित, समावेशी और सुलभ सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस एक्सपीरियंशियल टॉयलेट परिसर में पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा माताओं और छोटे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेबी केयर रूम और साफ सफाई और रखरखाव सामग्री के सुरक्षित भंडारण के लिए स्टोर रूम भी बनाया गया है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल शौचालयों का निर्माण कराना नहीं, बल्कि ऐसे सार्वजनिक स्वच्छता परिसरों का विकास करना है जो स्वच्छता, सुरक्षा, सुविधा और सम्मान के उच्च मानकों पर खरे उतरे। उन्होंने कहा कि ये पहल विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, ट्रांसजेंडर समुदाय और दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुरक्षित और समावेशी वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शौचालयों का बेहतर रखरखाव, स्वच्छता, उपयोगिता और सुविधा और सुलभता शहरों की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है। पारंपरिक सार्वजनिक शौचालयों में अक्सर स्वच्छता, सुरक्षा, रखरखाव और समावेशी सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन कमियों को दूर कर सार्वजनिक शौचालयों को अधिक स्वच्छ,
आकर्षक, उपयोगी और नागरिकों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खेल मंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वो इस सुविधा का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करें, इसकी स्वच्छता बनाए रखें और इसे सार्वजनिक संपत्ति मानकर इसकी सुरक्षा करें। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही इस प्रकार की जनहितकारी परियोजनाओं का विस्तार संभव हो सकेगा। ये परियोजना नागरिक सुविधा, स्वच्छता, संवर्धन और समावेशी शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम लगातार, चाहे वो सार्वजनिक चीजों को सुंदर बनाना हो, चाहे चौराहों को सुंदर बनाना हो, या एक कदम स्वच्छता की ओर, इस देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, प्रयास है, उस तरफ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि एक कदम स्वच्छता की ओर हमारे लोग बाहर सोच में ना जाएं। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर पब्लिक आती है, ऐसे आकांक्षाएं शौचालय बनाकर अपने पलवल के लोगों के लिए स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय पर चौराहों को सुंदर बनाना हो, नाइट में स्वीपिंग होनी हो, क्लीनिंग होनी हो, या इस शहर की एक भी सड़क, हमारा प्रयास है कि कच्ची ना रहे। हमने कई 100 करोड़ की लागत से नगर परिषद में सड़कें बना दी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग ने बड़ी सड़कें बना दी हैं, 850 करोड़ की लागत से पलवल के अंदर पूरे सीवर लाइन बिछाने का काम हो, मॉडल रोड्स का काम हो, लगातार उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि हम पलवल ने जो हमें जिस उम्मीद के साथ चुना था, उस पर हम काम करें। खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस को एक सूचना मिली कि अशोक विहार फेज 3 में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे को गोली मार दी है, जिस पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पता चला कि घायलों का अस्पताल ले जाया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस टीम द्वारा फिंगरप्रिंट, सीन ऑफ क्राइम टीमों को घटनास्थल पर बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया और अस्पताल से मृतकों का ब्रोट डेड रुक्का प्राप्त हुआ। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। पूरी घटना के संबंध में एक महिला ने पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बताया कि वो अशोक विहार फेज 3 गुरुग्राम में अपनी मायके आई हुई थी। 6 तारीख की रात को करीब 11 बजे उसके पिता अनिल तनवर और माता आशा 3rd फ्लोर पर सोने के लिए चले गए और वो और उसका भाई प्रशांत और भाभी 1st फ्लोर पर थे। कुछ समय बाद उनको माता पिता के झगड़ने की आवाज सुनाई दी, जिस पर वो 3rd फ्लोर पर पहुंचे, जहां पर उनके पिता ने उनकी मां को थप्पड़ मारे। आवाज सुनकर उसका भाई भी 3rd फ्लोर पर आ गया और पिता को समझाने की कोशिश करने लगा। तभी पिता अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर आए और मां और भाई को गोलियां मार दी। परिवार वालों ने देखा कि भाई और मां को गोलियां लगी हुई है और खून से लथपथ हो पड़े हैं। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल,
लाइफ बनाए वंडरफुल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं रेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हिसार से है, जहां हिसार में एक व्यक्ति द्वारा पंजाबी समुदाय के सदस्य को कथित तौर पर रिफ्यूजी कहे जाने के बाद शुरू हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में जहां पुलिस कार्रवाई को लेकर बहस जारी है, वहीं कई सामाजिक संगठनों और नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कमांडेंट और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान के बयान पर पंजाबी संस्कृति सद्भावना विचार मंच हरियाणा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष रमेश खुराना ने सांगवान के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पंजाबी समुदाय को रेफ्यूजी या पाकिस्तानी मूल का कहना न केवल अनुचित है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित कर सकता है। रमेश खुराना एडवोकेट, पंजाबी संस्कृति सद्भावना विचार मंच हरियाणा। हवा सिंह सांगवान जी एक सीनियर नेता है, जो एक सीनियर नेता को अपने बड़प्पन का काम करना चाहिए। हवा सिंह सांगवान जी को वो काम करना चाहिए, क्योंकि जो शब्द कहने पर लड़के सुनील के खिलाफ कानून ने कार्रवाई की है, वो कानून की लड़ाई कानून के हिसाब से लड़नी चाहिए, न कि किसी को इस बात के लिए धमकाना और गलत शब्दावली का प्रयोग करना। ये हमारे आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का और लोगों के अंदर एक गलत संदेश भेजने का काम है। क्योंकि कोई भी मामला है, कोई भी हमारा समाज, पंजाबी समाज सबका सम्मान करके चलने वाला समाज है और अपने भी सम्मान की ऐसी ही सभी समाज से आशा करता है। पंजाबी समाज ने हमेशा देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया और सब बुजुर्गों को और युवाओं को विकास का रास्ता दिखाया। तो इस तरह अगर किसी ने गलत शब्द का प्रयोग किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, तो उसके एवज में ऐसे वृद्ध नेताओं को बजाय समझाने के और जिसने गलती की उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मामला आगे ना बढ़े। इस मामले में किसी प्रकार की कोई राजनीति करे तो वो गलत होगा।
तो हम ये चाहते हैं कि सभी अपनी शब्दावली पर अंकुश लगाएं, देश और प्रदेश के भाईचारे को कायम रखें और ये प्रदेश बड़े अमन चैन का प्रदेश है, इसको अमन चैन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ आगे बढ़ने दें। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान मूल के लोग हैं, ये हम पाकिस्तानी कहते थे, तो ये इन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी को, शरणार्थी को, रिफ्यूजी को, इसको लेकर जिस तरह से उनको स्वयं उन्होंने कहा है, वो उनकी स्वयं की कुछ भी भाषा हो सकती है। सबसे पहले तो उनको ज्ञान होना चाहिए कि ये जो बंटवारा हुआ, ये बंटवारा धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। जब हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा वहां से जो एरिया महापंजाब के एरिया में आता था, संयुक्त पंजाब था, जो लाहौर का हिस्सा था, लाहौर के हिस्से से उस समय यह घोषणा हुई थी कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो चाहे तो हिंदुस्तान के एरिया में जा सकते हैं, क्योंकि देशों का बंटवारा हो सकता है, और जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो इस्लाम धर्म के लोग पाकिस्तान वाले एरिया में जा सकते हैं। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं। आनंद कुछ और ही होगा। खुशी कुछ कम है भैया, ये बहन खुश नहीं है क्या सारी? हाँ भाई बताओ, खुश हो? पीछे तक बताओ, सारे भाई खड़े हैं। खुश हो तो जोरदार जयकारा लगाओ। छठी मैया की आवाज अभी भी कम आ रही है। ये पीछे कैमरा के पीछे जो लोग खड़े ना, वो कह रहे हम तो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए बोल भी नहीं रहे। कुछ चाय नाश्ता की व्यवस्था की हो क्या? बोलो छठी मैया की। और इसके अलावा भाई हमने पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन और इस वजीरपुर विधानसभा में भी 2 अटल कैंटीन खोली है, जहां मात्र 5 रुपए में मजदूर को, गरीब को भोजन मिलता है, और वो भोजन भी ऐसा जो पूरी तरीके से सात्विक, शुद्ध और बिठा के शानदार स्टील के बर्तनों में कराया जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे 5 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं, जो अपने आप में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कि कोई हारी बीमारी हो जाए तो बड़े अस्पताल में जाने से पहले आपको नजदीक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ही इलाज मिल जाए और आपकी तकलीफ खत्म हो जाए। हमने स्कूलों में, सभी स्कूलों में पानी की व्यवस्था, बेहतर शौचालय की व्यवस्था और 9वीं क्लास की हमारी सारी बेटियों को साइकिल देने की व्यवस्था की है। हर बेटी को जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ती है और 9वीं क्लास में आएगी, इस साल उन सारी बेटियों को दिल्ली सरकार की ओर से, आपकी रेखा मौसी की ओर से साइकिल दी जाएगी, ताकि हमारी बेटियां अपनी साइकिल पे अपने स्कूल तक जाएं, अपनी पढ़ाई करें। और जितनी बेटियां हमारी दिल्ली की है, उसके जन्म से लेके उसकी पढ़ाई पूरी होने तक दिल्ली सरकार की तरफ से हम उसके अकाउंट में पैसे डालेंगे, और जब वो ग्रेजुएशन उसकी पूरी हो जाएगी तो वो लखपति बिटिया बन जाएगी, उसके 1.25 लाख रुपए बन जाएंगे। ये सारी बेटियों के लिए है भाई। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो तो लखपति बिटिया योजना में अपने स्कूल में जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ये सारी योजनाएं आप सबके लिए है। पक्के घरों की व्यवस्था की जा रही, सफाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, और पूरी दिल्ली में देवी बसों की व्यवस्था, ताकि बसों के माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और महिलाओं का, मेरी बहनों का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी के तर्ज पर हरियाणा महिला आयोग की कार्यवाही, यानी निलंबन के चाबुक से बचने के लिए अब एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र की नर्सें सांकेतिक हड़ताल यानी 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक पर रही। दरअसल महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटी का गुस्सा एलएनजेपी अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान फूट पड़ा, जिसके बाद ये स्ट्राइक देखने को मिली। एलएनजेपी में पिछले 20 साल से मेरी ड्यूटी चल रही है। उससे पहले मैं सीएससी बारना में कार्यरत थी और 4 से 4.5 साल मुझे एलएनजेपी में हो गए। और मेरे पास यहाँ पे
ओपीडी जो हमारी डॉक्टर्स ओपीडी है उसका एसएनओ का चार्ज है, जिसमें कि मुझे सुपरविज़न का काम दिया गया है। जो भी साफ़ सफाई देखनी है, हमारे क्लास पर क्या काम कर रहे हैं, और कोई भी डिमांड होती है, डॉक्टर्स जो भी डिमांड बोलते हैं, कोई टेबल चेयर अरेंज कराना, बीपी ऑपरेटर्स या जो उससे भी कंसर्न जो भी चीज़ मैं उसको अरेंज कराती हूँ हमारे स्टोर कीपर दीपक बाबू जी को। तो कल जब ये हुआ, डॉक्टर सैली वाला जो चल रहा है आजकल सबको ही मतलब पता है ये, तो उसमें 29 तारीख को ये बात हुई। और जबकि हम मेरी तो ड्यूटी सुपरविज़न की है और दूसरी स्टाफ है नेहा, वो इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी करती है। और जब भी हमें कोई डॉक्टर बुलाते हैं कोई फीमेल एग्जामिनेशन के लिए तो हम तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हमें कोई नहीं बताया कि कोई फीमेल वहाँ पे अटेंडेंट अंदर है। और हमारे बारे में जो भी कल हमारी मैडम आए थे, मैडम रेणु, जैसा कि आप सभी को पता है, कल महिला आयोग की चेयरमैन की यहाँ चेयरपर्सन की यहाँ पे विजिट थी। तो उसमें चेयरपर्सन ने पूरे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था। कुछ खामियां मिली थी उसमें सभी डॉक्टर्स को भी और पूरे स्टाफ को मैडम ने जिसकी जो कमियां थी उनके बारे में बोला था। तो इसी कड़ी में जो स्टाफ नर्सेज का जो कैडर है उनको कुछ चीज़ें उनको जो बोला गया वो अच्छा नहीं लगा। और इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़।